स्वागत करता हूं कि सर आप अपना वक्तव्य समय सीमा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का हिंदी प्रचार प्रसार में योगदान और नेतृत्व कौशल्य इस विषय पे आज यहाँ हम सब जमा हुए हैं। जब मैं छोटा था तो एक दिन एक सत्संग सुनने के लिए गया था। तो सत्संग चल रहा था और सत्संग के सुनने के बाद एक एक आदमी निकल कर जा रहा था और एक आदमी सामने खड़ा होके बहुत मन से सुन रहा था। जो सुना रहे थे उनके ध्यान में एक बात आ गई कि सभा गृह में जितने भी लोग बैठे थे वो एक एक करके चले गए हैं। शायद इसी को मेरी बात बहुत अच्छी लग रही है इसलिए इतने ध्यान से सुन रहा है। तो उसने उस आदमी को पूछा कि तू तो बहुत ध्यान से सुन रहा है, मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूँ। उसने कहा माफ़ कीजिए, आपके पाँव के नीचे चादर जो है वो मेरी है और इसलिए जब आप ख़त्म करेंगे तो वो लेकर जाने के लिए मैं ये खड़ा हूँ। मैं जब छात्र था और महाराष्ट्र में खास बात यह है, महाराष्ट्र संतों की भूमि है, वो महापुरुषों की भूमि है। मैं और प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी एक साथ पढ़ते थे विश्वविद्यालय में। हम दोनों भी हिंदी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट। लेकिन सिर्फ हम टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ये बात नहीं है। हम दोनों ने देश के कई जगह जाके डिबेट और वक्तृत्व स्पर्धा की है। इसीलिए कभी कागज हाथ में लेकर भाषण नहीं किया, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जैसे आपने सूचना दी है वो सूचना बाद में करने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी, क्योंकि 5 मिनट और 2 मिनट, पहली बेल 5 मिनट में हो जाती थी, दूसरी बेल 2 मिनट में हो जाती थी और 7 मिनट में अपना भाषण ख़त्म करना पड़ता था। और वो भी दुनिया भर की सब बातें रखनी पड़ती थी 7 मिनट में, और फिर भी फर्स्ट प्राइज मिल जाता था। तो सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में मैं कड़ी बताने के लिए आपको आया हूँ। जब हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमें सिर्फ सयाजीराव गायकवाड़, महाराज सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में इतना ही मालूम है कि महाराज श्रीमंत महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ये बड़ौदा के राजा थे। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी थी और उनके वजह से बाबा साहब पढ़ सके। इसके अलावा किसी भी गांव में अगर आप जाएंगे तो आपको सयाजीराव के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। यह स्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर जब मैं सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हम कम पड़ जाते हैं इसमें, ऐसा मुझे लग रहा है। गायकवाड़ परिवार की जो कड़ी है, गायकवाड़ इसका ये नाम क्यों है गायकवाड़ को, ये पता है किसी को? क्योंकि इनके परिवार से उनका शुरुआती में नाम महात्रे था। ये जो परिवार शुरू हुआ जहाँ से महात्रे परिवार की शुरुआत है, फिर ये गायकवाड़ परिवार हुआ बाद में। ये गायकवाड़ नाम इसलिए है कि इन परिवार में एक प्रतापराव नाम का बहुत बड़ा आदमी हुआ, राजे जो भी सरदार हुआ होंगे और कुछ हुए होंगे। एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे, सामने एक शेर आ गया और शेर ने देखा कि आदमी है, तो आदमी को इनको भी लगा कि शेर अपने ही तरफ शायद देख रहा है। और बाद में उन्होंने पीछे देखा तो उनके पीछे गाय थी और उनके ध्यान में आ गया कि ये शेर अपनी तरफ नहीं, ये गाय की तरफ देख रहा है और मैंने अगर कुछ नहीं किया तो गाय को खा जाएगा। और उस गाय को बचाने के लिए उन्होंने जो कोशिश की
वो गाय को कहाँ छुपाना, शायद ये जो दरवाज़ा है ना, इसको मराठी में कवाड़ बोलते हैं, ये दरवाजे को कवाड़ बोलते। वो गाय को उन्होंने कवाड़ के पीछे छुपाया, इसीलिए गाय को बचाने वाला और कवाड़ में जो छिपाने वाले ये गायकवाड़ हो गया। इसकी वजह से गायकवाड़ है। गाय बचाने के लिए जो कोशिश की गई उसके लिए उनको ये गायकवाड़ नाम मिला हुआ है। ये और एक कड़ी बताता हूं आपको। आपके पास ही बुल्ढाना नाम का डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां जिजाबा साहेब बोल के एक लखोजी जादव के परिवार में एक बच्ची पैदा हुई। वो जब बड़ी हो रही थी तो उसका बाप एक तरफ से लड़ रहा था और भाई एक तरफ से लड़ रहा था। एक निजाम नगर के साथ लड़ रहा था, दूसरा हैदराबाद के साथ लड़ रहा था, एक विजापुर के साथ लड़ रहा था। तो उसके बचपन के जब वो बड़ी हो रही थी तो उसने सोचा कि क्यों होता है, और धीरे धीरे वो जो बड़ी हुई उसके बाद उसके खुद के शादी में उसका देवर और उसका भाई, ये दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और खुद के शादी में दोनों भी मारे गए। संभाजी भोसले और दत्ताजी जाधव, ये दोनों मर गए शादी में, खुद के शादी में। तो उसने सोचा कि ये क्यों हुआ, ये आपस की लड़ाई क्यों होती है, हमारा भी एक स्वराज्य होना चाहिए, हमारा भी एक राज्य होना चाहिए। और ये सोचते सोचते उसने तय करा कि हम भी एक राज्य बनाएंगे। और उसके बाद उसी जिजाऊ माँ साहब के पेट से छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उनके परिवार से जब साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो परिवार पड़ गया, वेंकोजी भोसले जो तंजावर के पास उन्होंने खुद का स्वराज्य बनाया, उनके साथ महाराष्ट्र के कुछ लोग गए थे, वो बाद में वहीं रहे। उसी परिवार से ये बड़ौदा परिवार का जो निर्माण हुआ, ये बड़ौदा परिवार जो बड़ा हुआ, सयाजीराव जो पढ़े लिखे, उनको जो मैसेज मिले या उनकी जो विचारधारा बनी, उसमें जो अहम योगदान जिन्होंने दिया वो टी माधव जो थे, वो उसी परिवार के बच्चे हैं, उसी परिवार के लड़के हैं जो महाराष्ट्र के परिवार वेंकोजी के साथ गया था। मैं आपको एक कड़ी बता रहा हूं, महाराष्ट्र की क्या कड़ी है इस परिवार से, कि भोसले परिवार जो तंजावर में जाके खुद का राज बनाता है, उसी परिवार से एक बच्चा बड़ा होता है, विचारवंत होता है, वो विचारधारा महाराज को देता है और महाराज को बनाता है। और ये सब मराठों की राजनीति, यह सब मराठों की राजनीति है। सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में आप सबने सुना, सुबह से सुना। मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ भाषण ऐसे हुए कि अभी भाषण सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, सयाजीराव सुनने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिस बातों पर हमने ध्यान देना चाहिए। मैंने सुना कि एक पिंपा गेट नाम का गेट है बड़ौदा शहर में, अभी शायद उसका नाम बदला होगा। एक दिन महाराज के पास उनका इंजीनियर आ गया और उन्होंने कहा कि रास्ता बड़ा करना है, लेकिन वहाँ एक दरगाह है, वो दरगाह को कैसे हटाएंगे, अगर दरगाह को हटाया तो फिर बवाल हो सकता है। तो महाराज ने कहा कि अपने डिपार्टमेंट के पास, अपने पास जितने भी मुसलमान अधिकारी है उनकी एक मीटिंग बुलाओ। मीटिंग बुलाई गई और उनको विश्वास में लेते हुए महाराज ने कहा कि ये रास्ता तो बड़ा करना पड़ेगा शहर के लिए, तो क्या करेंगे। सब अधिकारियों ने कहा महाराज आप सही सोच सकते, आप बोलिए क्या करना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग, राजा ने कुछ कहा तो सुनेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन भगवान ने कुछ कर दिया है ऐसा अगर लोगों को समझ में आ गया तो लोग सुन सकते हैं। तो बोले क्या करना पड़ेगा, रात में काम करो, वो कब्र उठाओ, रास्ते के किनारे बिठा दो और सुबह ये बात सब लोगों को बता दो कि खुदा ने खुद वो कब्र रास्ते के किनारे लगा दी, मैं आ जाऊंगा, चादर चढ़ाऊंगा और उसका महोत्सव होगा। सुबह वो बात हो गई और वो कोइंसिडेंट गेट है बड़ौदा में, वो हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये राजा जिस काल में ये पैदा हुए उससे कई आगे सोचते थे। बड़ौदा बैंक की निर्मित कैसी हुई आप सबको मालूम है कि राजा आता है,
हाथी से उतर जाता है, ऑफिस में जाता है, कमर की छोटी सी वो बैग निकालता है और सोने की जो भी मोहरा होंगी, वो कुछ होगा, वो देता है और कहता है कि मुझे एक बैंक बनाना है, उसका शेयर्स पहले मैं ले रहा हूँ। और वो बैंक आज दुनिया की एक अच्छी बैंक बन जाती है। 8,000 शाखा, 10,000 ATM, 80,000 कर्मचारी। ये बैंक कैसी बनती है? आज देश की स्थिति क्या है? लोग बैंक में पैसा रखना नहीं चाहते, ये स्थिति है। मैं सुबह देख रहा था, लोगों का भरोसा बैंक से उड़ गया है, इसलिए सोना आज सुबह 92,000 रुपये हो गया है। 92,000 रुपये। एक तरफ सोने की कीमतें बढ़ रही है, दूसरी तरफ जमीन की कीमतें बढ़ रही है। जमीन की कीमतें क्यों बढ़ रही है? क्या हो गया जमीन की कीमतें इतने बढ़ने के लिए? किसानों पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। महाराज ने किसानों के बारे में कानून बनाया। लोगों को किसानों की जितनी लागत लगती है उससे ज्यादा मुनाफा होना चाहिए किसानों को। 100 साल के बाद हम ये मांग कर रहे हैं देश में कि कृषि कानून आना चाहिए, कृषि के लिए स्वतंत्र अर्थ संकल्प होना चाहिए, किसानों की बात बोलने वाला नेता होना चाहिए। 100 साल पहले अगर कोई नेता ऐसी बात करता है और उसके बाद 100 साल के बाद भी हम सोचते हैं और कुछ होता नहीं, तो किसान आत्महत्या करेगा, नहीं तो क्या करेगा? देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में होती है। ऐसा सुबह मेरे और सर की बात हो गई। वो आत्महत्या क्यों होती है, इस पर सोचने वाला राजा नहीं है, इसीलिए आत्महत्या होती है। सयाजीराव महाराज, उनके कार्यकाल में 22 वर्ष प्रदेश में रह चुके हैं। 22 वर्ष। सोचो, 60 साल राज्य करने वाला राजा अपनी सब कार्यकाल में 22 साल प्रदेश में रहता है। 2500 हुकुम प्रदेश से देता है और उनका राज्य चलता है। आज हमारी स्थिति क्या है? आजादी के बाद प्रधानमंत्री जब एक दिन के लिए देश छोड़ता है तो दूसरा प्रधानमंत्री विदा कर जाता है। ये क्यों नहीं सोचा जाता देश में? सयाजीराव के बारे में हम जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, लोगों को कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने तुलना करना चाहिए कि क्या था, आज क्या है और क्यों नहीं हो रहा है। बाबा साहब के बारे में बात हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक ऐसा बच्चा, एक दिन उनको मालूम हुआ कि 10वीं कक्षा पास होने वाला अस्पृश्य समाज का बच्चा पढ़ना चाहता है। उसको स्कॉलरशिप दी गई, पढ़ के वापिस आ गया, बड़ौदा शहर में आ गया। जब बाबा साहब आए और महाराज को खबर दी गई कि जिसको हमने स्कॉलरशिप दी थी वो पढ़ के वापिस आए हैं, और वो स्कॉलरशिप का जो नियम था कि अगर स्कॉलरशिप लेना है तो आके कम से कम 2 साल यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि जाओ वो अधिकारी को मिलो। वो अधिकारी को मिले, उनको एक काम दिया गया। वो अपना काम दिन भर करते थे और जितना समय मिलता था तो फिर किताबें पढ़ते थे। अपने राज्य के कुछ लोगों ने ये तकरार बड़े अधिकारी के पास की कि अंबेडकर नाम का जो नया अधिकारी अपने पास आया है वो अपना काम करता है और किताब पढ़ता है। देखो इनको क्या तकलीफ थी। ये तकरार महाराजा के पास चली गई और उसी बीच बाबा साहब के पिताजी का देहांत हुआ। बाबा साहब बम्बई चले गए और एक 8-10 दिन के बाद महाराजा बम्बई में जब चले गए, महाराजा आए हैं तो जाके बता देंगे कि ऐसी पोजीशन है। बाबा साहब गए थे महाराजा को बताने के लिए कि साहब महाराज वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, लोग मेरी कंप्लेंट कर रहे हैं। लेकिन जब महाराज को मालूम हुआ कि पिताजी गुजर गए तो उन्होंने उनको पूछा कैसा हुआ, क्या हुआ और आगे क्या करना है। तो बाबा साहब ने बोला कि ऐसा ऐसा मुझे मालूम है। बोले सब अब एक काम करो, आगे पढ़ना चाहते हो? हाँ पढ़ना चाहता हूँ। कहाँ पढ़ना चाहते हो? अमेरिका पढ़ना चाहता हूँ। तो जाओ
आपको और एक स्कॉलरशिप दी जाएगी। फिर बाबा साहब यहाँ आए, उनको एक स्कॉलरशिप देना तय हो गया। रूल ऐसा था कि अगर स्कॉलरशिप देना है तो बड़ौदा में रहने वाले 2 अच्छे आदमी उनका जिम्मा लेना चाहिए, जिम्मेदार आदमी होनी चाहिए। उनको वो भी आदमी नहीं थे। महाराज ने कहा कि वो भी व्यवस्था कर देता हूँ, और उनको 4 साल की एक फिर स्कॉलरशिप मिल गई। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अभी हम सब विज्ञान के लोग हैं, विज्ञान मानते हैं, विज्ञान बहुत आगे चला गया है। जो लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं उनको पता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हमें बनाना है तो उसका QR कोड बनाना पड़ता है। अगर QR कोड नहीं बनाया तो सॉफ्टवेयर नहीं बनता, और एक बार उसमें QR कोड डाल दिया तो वो सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होता, वो अपना काम करता है। श्रीमंत महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने एक QR कोड बनाया देश में। क्या QR कोड बनाया? उन्होंने बाबा साहब बनाए, उन्होंने महात्मा फुले बनाए, उन्होंने दादा साहब फाल्के बनाए, उन्होंने विठल रामजी शिंदे बनाए, उन्होंने टाटा बनाए। देखो, 150 साल पहले देश की विकास की नींव रखने वाले एक नेता, एक राजा यह सोचते हैं कि इस राज्य में, इस देश में हम ऐसे आदमी बनाएंगे कि जो देश के लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। महात्मा फुले के बारे में इन्होंने बात कही कि गति विना मति गेले, मति विना नीति गेले, नीति विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खसले, वित्त विना शूद्र खसले, हे सगळे अनर्थ एका अविद्येने केले। विद्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर विद्या खत्म हुई तो सब खत्म हो जाता है। इन्होंने स्कूल के लिए काम किया, खेती के लिए काम किया, कला के लिए काम किया, राजनीति के लिए काम किया, धर्म नीति के लिए काम किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ अगर बाबा साहब को नहीं पढ़ाते थे तो बाबा साहब शायद देश का संविधान बना सकते थे या नहीं बना सकते थे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। तो हमें यह सोचना चाहिए कि देश को संविधान देने वाला आदमी, एक भारत रत्न जिन महान राजाओं ने बनाया, उन राजाओं के बारे में जब हम सोचते हैं, उनके कार्य के बारे में हम सोचते हैं, तो ये प्रचार और प्रसार करने के लिए ये जो संस्था है आगरा की, इन्होंने सोचा है, अच्छी बात है ये, कि दुनिया भर का 8वां अमीर संस्थान था ये, हिंदुस्तान का 3रा अमीर संस्थान था ये। इस संस्थान में जो छूत अछूत की बात थी वो खत्म कर दी उन्होंने। उनका एक स्कूल का किस्सा बताया जाता है कि वो एक दिन स्कूल चले गए थे, तो कुछ बच्चे अलग बैठे थे, कुछ बच्चे अलग बैठे थे, कुछ बच्चे अलग बैठे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है? बोले कि ये है, ये है। तो उन्होंने कहा कि जंगल में तो सब फूल एक साथ रहते हैं, तो स्कूल में क्यों नहीं? ये तो फूल जैसे है। ये विचार रखने की उनकी जो शैली थी वो शैली अलग थी, और इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। मैं तो उन पर 2, ढाई, 3 घंटे बोल सकता हूँ सयाजीराव पर, क्योंकि शायद आपको पता नहीं होगा, महाराष्ट्र में एक आदमी ने सयाजीराव के ऊपर इतना लिखा है कि अगर वो हम सब बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें भी पता चलेगा कि सयाजीराव एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे राजा थे। किसी ने तो भी यहाँ वो उल्लेख भी किया कि वो राष्ट्रपति बन जाते थे। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि अगर वो 100 साल जिंदा रहते और उनके सामने अगर देश आज़ाद हो जाता था तो देश के पहले प्रधानमंत्री भी वो हो सकते थे। इतनी अच्छी सोच थी उनकी। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि वो देश का नेतृत्व करने के लायक है। लोकमान्य टिळक ने कहा था कि बड़ौदा प्रयोगशाला बनेगी, सब बात की, सब चीज़ों की। तो इस विषय पर हम सब ने सोचना चाहिए। सयाजीराव गायकवाड़ महाराज के बारे में बड़ौदा आने के लिए, यहाँ आपके सामने बात रखने के लिए मुझे लगता है कि जो मुझे मौका मिला उन सब लोगों का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सिर्फ एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि ये संगोष्ठी जो चल रही है,
ये संगोष्ठी के बीच से क्या उगल कर आएगा सामने। तो एक बार एक बड़ा गांव था और उस बड़े गांव में एक बड़े घर को आग लगी हुई थी। तो आग बुझाने का काम सब लोग कर रहे थे। तो एक इंसान के ध्यान में, एक आदमी के ध्यान में बात आ गई कि आग को बुझाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा पंछी खुद के चोंच में पानी ले रहा है और उस आग पे डाल रहा है। तो इसको ताजुब हुआ। वो आग जब बुझाने की खत्म हो गई, ये आदमी वो पंछी के पास गया, वो पंछी को हाथ में लिया और कहा, मैं जो देख रहा हूं, मैंने किसी का सुना नहीं है, मैंने देखा है, लेकिन इतने लोग आग बुझा रहे थे, इसके बीच में तू भी अपने चोंच में पानी लेकर बुझा रहा था। तुझे ऐसा लगता है कि तू इतना छोटा है, तेरी चोंच इतनी छोटी है, उसमें कितना पानी बैठ सकता है? तो उस पंछी ने उस आदमी को कहा कि मेरे चोंच के पानी से ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी ये मुझे समझता नहीं, ऐसा तुझे कब से समझने लगा है? उसने कहा, अरे तुझे मालूम है कि तेरे चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगी? हाँ, मुझे मालूम है। तो फिर बुझाने की कोशिश क्यों कर रहा है? तो पंछी ने कहा कि आग बड़ी थी और बड़ी आग होने की वजह से इसका इतिहास लिखा जाएगा, और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तब आखिरी लाइन में भी क्यों ना हो मेरा नाम आग बुझाने के लाइन में होगा, आग लगाने के लाइन में नहीं होगा। यह संगोष्ठी का प्रोग्राम, यह संगोष्ठी का आयोजन, हिंदी प्रचार प्रसार का काम और सयाजीराव महाराज का नेतृत्व कौशल्य का, ऐसा कौन सा ही क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में सयाजीराव ने काम नहीं किया। कौन सा ही क्षेत्र नहीं है। दुनिया में सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार सयाजीराव ने दिया। दुनिया में पंचायत लड़ने वाला आदमी शिक्षित होना चाहिए, ये विचार उन्होंने व्यक्त किया, उसके लिए कानून बनाया। और स्वतंत्र भारत में जितने भी कानून बनाए गए, वो चाहे मुफ्त शिक्षण का हो, सक्ति का शिक्षण का हो, महाराष्ट्र में छत्रपति शाहू महाराज, इनकी जो राजनीति चली कोल्हापुर संस्थान की, अगर स्कूल में बच्चा नहीं आता तो उसको 1 रुपया दंड कर दिया अगर बच्चा नहीं भेजते तो। ये सब कानून उनके पहले 50 साल पहले सयाजीराव महाराज ने इस संस्थान में किए थे। इसलिए बहुत आदरपूर्वक मैं उनको अभिवादन करता हूँ। इंसान को इंसान की तरह जीने की जो मुभा मिली देश में, वो हमें सबको संविधान की वजह से मिली। इस देश में संविधान वो हर इंसान को अधिकार देता है, जो एक राजा को होता है वो एक जनसामान्य इंसान को होता है, एक आम आदमी को होता है। वो संविधान की वजह से आया और वो संविधान बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान जो बाबा साहब का रहा, उन बाबा साहब को बनाने में सयाजीराव का योगदान रहा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद की ओर से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आप सबको ये बात कहना चाहता हूँ, सयाजीराव महाराज गायकवाड़ के बारे में हम सब मिलके ऐसा कुछ काम करेंगे कि सब देश में, पूरे देश में सयाजीराव का नाम ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले पीढ़ी के पास कैसे जा सकता है। क्योंकि अब सब हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन गए हैं। व्हाट्सएप में जितना आता है उतना ही पढ़ते हैं, शॉर्ट कुछ तो भी लिखा जाता है। सोशल मीडिया जब निकलता है जाति धर्म की बात होती है, और ये सब स्थिति में हम सबको फिर एक बार ये देश बनाना पड़ेगा। हम हिंदू बनते हैं, हम मुसलमान बनते हैं, हम ईसाई बनते हैं, हम बुद्ध बनते हैं, लेकिन हम भारतीय नहीं बनते। मुझे लगता है कि हम भारतीय बनने की प्रक्रिया सयाजीराव की इस संगोष्ठी से शुरू करेंगे। यही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मराठी में एक बात कहता हूँ, जिसको समझ में आएंगे वो समझेंगे। मातीसाठी जगावं, मातीसाठी मरावं, बाळा माती लई थोर तिला कसर विसरावं, जन्मलो आम्ही माती, किती होणार माती, खापराच्या दिव्यात कधी पेटणारा वाती, हा वात पेटवण्याचा विचार, ये चिराग जलाने का विचार आज से शुरू करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।